अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम लोगों ने डिस्कस करना है सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। अच्छा, अब हमने इंटरनेशनल लॉ की डेफिनेशन एंड मीनिंग तो देख लिया था और वो क्वाइट ऑब्वियस है, एक रूल्स एंड रेगुलेशन का फॉर्मेट है जो नेशन स्टेट्स के दरमियान एक एग्रीमेंट की फॉर्म में हमारे सामने आ जाता है और इसमें हम लोग कुछ चीज़ों पे रिजिड होते हैं। मतलब जो हमारा इंटरनेशनल लॉ है वो कुछ चीज़ों पे रिजिड है और कुछ जगहों पे थोड़ी सी स्पेस है, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी है जिसमें चेंजेस हो जाती हैं अकॉर्डिंग टू योर लॉज। ठीक है, अब जो इसका ओरिजिन है, ओरिजिन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो ये स्टार्ट हुआ था रोमन पीरियड से, जब रूल्स एंड रेगुलेशंस को मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस को सोचा गया था कि ये इम्पॉर्टेंट हैं इन ऑर्डर टू डेवलप रिलेशंस ऑफ पीपल। तो उसके बाद ये कंटिन्यू रहा और आफ्टर डैट जो डिक्लाइन था रोमन एम्पायर का, उसके बाद ये मज़ीद बढ़ता गया। जो रूल्स इंटरनेशनल लॉ के इन द मॉडर्न सेंस वो हुए थे इमर्ज जैसे जैसे नेशन स्टेट्स इमर्ज हुई थी, लाइक ब्रिटेन, पोर्टुगल, फ्रांस, स्पेन। जब ये जो थे डेवलपमेंट की तरफ आए, तब ये चीज़ महसूस की गई कि हम लोगों को इंटरनेशनल लॉज, मतलब हमारे को फिक्स लॉज होने चाहिए जिसके ऊपर पूरी नेशन एग्री हो। एट लीस्ट जितनी भी स्टेट्स इस पॉलिटिकल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आती हैं वो एग्री हुई इस चीज़ के ऊपर। ठीक है, तो ये चीज़ रोमन पीरियड से बेसिकली स्टार्ट हुई थी इंटरनेशनल लॉ और उसके बाद ये फर्दर इंक्रीज़ होता गया। ठीक है, जो ये स्टेट्स थी ये राइटिंग के ऊपर एग्री थी कि कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन राइटिंग में हो, लाइक वॉर, कंडक्ट ऑफ वॉर, प्रिजर्वेशन ऑफ न्यूट्रलिटी एंड डिमार्केशन ऑफ देयर कॉलोनियल स्फीयर्स। मतलब ये हमारी बॉर्डर है, इसके अंडर, मतलब जो अंदर चीज़ें हैं वो हमारी पोजेशन में आती हैं और इसके बाहर आपके उसमें आती हैं। वॉर किन कंडीशंस में होगी, ये चीज़ें जो थी तब नोट डाउन कर ली गई थी। ये रोमन पीरियड की बात है, लाइक 14 टू 16 सेंचुरीज़ के अंदर ये सारा कुछ हुआ। फिर लेटर ऑन इसके अंदर चेंजेस आती रहीं, इसके अंदर डेवलपमेंट होती रहीं। 16 सेंचुरीज़ में बहुत से स्कॉलर्स थे, उनका ये बिलीव था कि जो इंटरनेशनल लॉ है वो प्राइवेट स्कॉलर्स ने किया है और इसमें रोमन एम्पायर का कोई वो नहीं है, इमर्जेंस नहीं है। बट ग्रेजुअली ये चीज़ को एक्सेप्ट किया गया कि ये रोमन पीरियड से स्टार्ट हो गया था। हाँ, इसका कोई रिटन प्रूफ नहीं था हमारे पास, कोई बुक्स नहीं थी इसके ऊपर। फिर ग्रेजुअली 16th सेंचुरीज़ और मतलब 14 टू 16 सेंचुरीज़ के दरमियान इस पर काम हुआ, इसको फर्दर डेवलप किया गया। उसके बाद इसके ऊपर कुछ काम हुआ, लाइक लॉ ऑफ वॉर एंड पीस एक बुक थी इसके ऊपर जिसने फोर्स एम्फसाइज किया इंडिपेंडेंट नेचर ऑफ द इंटरनेशनल लॉ को, कि ये जो लॉ है इट शुड बी इंडिपेंडेंट, इसमें किसी भी इंस्टीट्यूशन का रोल या इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए और जो इसके रूल्स हैं वो तमाम स्टेट्स को जो भी इस एग्रीमेंट के अंदर आती हैं, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आती हैं, उसको फॉलो करने होंगे। फिर 19th सेंचुरी के बाद मज़ीद इस पर एफ़र्ट्स हुई और एक प्रॉपर कम्प्रीहेंसिव ब्रीफ जिसके अंदर हर एस्पेक्ट के ऊपर डिस्कशन हो, कॉम्प्रीहेंसिव कोड ऑफ इंटरनेशनल लॉ जो है वो इमर्ज हो गया। और जो स्कॉलर्स थे उन्होंने क्या किया, डिफरेंट ट्रीटीज़ एक बेसिकली रिटन डॉक्यूमेंटेशन, लीगल डॉक्यूमेंटेशन ही होती है। लाइक इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में कोई ना कोई ट्रीटी होगा। ठीक है, जैसे ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया हम लोगों ने पढ़ा था जो सॉवरेन स्टेट्स के ऊपर था, या उसके बाद सॉवरेन स्टेट्स जो थी वो इवॉल्व हुई। तो इस तरह डिफरेंट ट्रीटीज़ होते हैं, उनको आपस में कंपाइल करके इंटरनेशनल लॉज के अंदर उसको कोड कर दिया गया, सो डैट आप अगर एक लाइक मैरिज के ऊपर बात करते हैं तो वो उसका कोई इंटरनेशनल लॉ है। एक तो आपके लोकल लॉज चल रहे होते हैं ना मैरिज, क्योंकि बिकॉज ऑफ डिफरेंट रिलीजियंस और बिकॉज ऑफ डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ द पीपल, हमारे एक लोकल लॉज हैं जो कि वेरी करते हैं। लेकिन इंटरनेशनल लॉ मैरिज का मैरिज ही है, हर जगह पे वो एक्सेप्टेबल होगा। ठीक है, उसकी कुछ डॉक्यूमेंटेशन होगी, वो वहाँ पे आपको रजिस्टर करवाना होगा। जिस तरह पाकिस्तान में हमें निकाह रजिस्टर्ड करवाना है, वहाँ जाकर भी हमें अपने वो निकाह के पेपर्स वो ट्रांसफॉर्म कर दिए जाएंगे, उसकी कोड कर दिए जाएंगे वहाँ के लॉ के अकॉर्डिंग या इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग। सो वो वहाँ पर एक्सेप्टेबल होंगे। तो इस तरह जो था इंटरनेशनल लॉ के ऊपर काम होते गए और वो फर्दर एक मतलब कंसाइज एक कम्प्रीहेंसिव फॉर्म में आ गया जो कि हर जगह पे एक्सेप्टेबल है। ठीक है, फिर इसमें ग्रेजुअली न्यू कन्वेंशन एंड ट्रीटीज़ काइंड ऑफ सेम थिंग्स। ठीक है, इसके अंदर आप डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस को ब्रीफ करते हैं, समराइज़ करते हैं, इसको कोड करते हैं।
ठीक है, और वो हमारी कन्वेंशन के फॉर्म में आ जाती है और वो मतलब इम्प्लीमेंटेशन के उसमें चली जाती है। हाँ, डेट इज़ वाई हम लोग अपनी बिजनेस स्टडीज़ के अंदर म्यूनसिपल लॉज भी पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। कुछ जगहों पे लाइक CSS में अगर आगे आगे आप चले जाएँ, क्रिमिनोलॉजी यानी कि क्रिमिनल लॉ के ऊपर आ रहा होता है, क्योंकि ये इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। आप किसी जगह पे चले गए, आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट क्रिमिनलिटी में क्या है। ऐसा ना हो कि आप कोई नॉर्मल चीज़ कर रहे हो, आप पता चले कि वो तो उनके क्रिमिनल लॉ के अंडर आती है। सो डेट इज़ वाई ये चीज़ों का पढ़ना और इन चीज़ों को आगे इम्प्लीमेंट करवाना और इसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। खैर उसके बाद जब हम लोग इस स्टेज पे पहुंच गए, लाइक फुल डेवलपमेंट हो गई, मतलब हमें ओरिजिन पता चल गया इसका, तो हम लोग सोर्सेज की तरफ आते हैं कि ये चीज़ें आई कहाँ से, ठीक है। ये ओरिजिन तो हुआ, लेकिन इसके पीछे क्या स्टोरी थी, सोर्स क्या बना कि इंटरनेशनल लॉ की ज़रूरत आई। तो वो हम लोग सिंपली ये बात कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ द कस्टम्स, ठीक है। कस्टम्स क्या होते हैं, ये रूल्स होते हैं जो कि एक लॉन्ग हिस्टोरिकल प्रोसेस के बाद हमारे सामने आते हैं और तमाम इंटरनेशनल कम्युनिटी इसको एक्सेप्ट करती है। लाइक अगर इंडियंस हैं तो एवरीवन नोज कि इंडियन के होली फंक्शन होता है और उनकी और भी पता नहीं कौन कौन से महाराष्ट्र और इस तरह के बहुत ज़्यादा रिलीजियस जो हैं इवेंट्स होते हैं, ठीक है। तो उसको एक एक्सेप्टेंस मिलनी थी, उसको दूसरे स्टेट्स भी एक्सेप्ट करें क्योंकि माइनॉरिटीज़ भी हैं उन स्टेट्स में, तो वहाँ पे उनको आज़ादी के लिए बेसिकली जो इंटरनेशनल लॉ था वो इम्पोर्टेंट था कि उनको राइट्स दिए जाएँ उनके, ठीक है। तो इसके अंदर जो सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ थे वो प्राइमरीली जो थे बेस थे ऑन द कॉन्सेंट ऑफ द स्टेट, ठीक है। जो स्टेट है वो इस चीज़ पे रजामंदी जाहिर करे कि जो कस्टम्स हैं, जो ट्रीटीज़ हैं वो एक्सेप्टेबल हैं हमारी स्टेट के अंडर। कस्टम्स क्या हैं, रूल्स हैं जो कि एक लॉन्ग हिस्टोरिकल प्रोसेस के बाद इवॉल्व होते हैं और जो उस इंटरनेशनल कम्युनिटी के मेंबर्स हैं, लाइक अगर स्पेन, पोर्टुगल, ब्रिटेन, तो ये सारे फॉर इंस्टेंस मेंबर्स हैं एक उसके इंटरनेशनल कम्युनिटी के, तो इनको ये चीज़ें एक्सेप्ट करनी है और ये ऑब्लिगेटरी होंगी बाय स्टेट्स के कि वो इन चीज़ों को फ्लरिश होने दें और इन चीज़ों को एक्सेप्ट करें और उनको ये चीज़ सेलिब्रेट करने दें। मोस्ट जो रूल्स हैं ना डिप्लोमेट्स के, पॉलिटिशियंस के, वो होते हैं कस्टमरी लॉ पे। कस्टमरी लॉ क्या है कि आप जेंडर प्रेफरेंसेस दी जाएं और इनहेरिटेंस से रिलेटेड, क्योंकि इनहेरिटेंस तो हर जगह पे है ना, लाइक पाकिस्तान में भी एक इनहेरिटेंस का लॉ है और अमेरिका में भी एक इनहेरिटेंस का लॉ है, तो वो वेरी कर सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनली उसकी जो एक्सेप्टेंस है वो सेम है। मतलब अगर आप पाकिस्तान में आपकी कोई प्रॉपर्टी थी और मतलब आपने बाहर शिफ्ट हो गए हैं और यहाँ पर कुछ इस तरह का इंसिडेंट हो जाता है कि अब आपको इनहेरिटेंस मिलनी है, तो आप वहाँ से भी केस परस्यू कर सकते हैं, पुट ऑन कर सकते हैं, क्योंकि वो उनके इंटरनेशनल लॉ के मतलब इंटरनेशनल लॉ के अंडर वो एक्सेप्टेबल है, कस्टमरी लॉ में आता है वो, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें चलती हैं। अच्छा, अब जो इसमें जो सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ की बात करें ना, तो उसमें ट्रीटीज़ आ जाते हैं, आपके इंटरनेशनल कस्टम्स आ जाते हैं, जर्नल वाइडली रिकग्नाइज्ड प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ आ जाते हैं, फिर जो डिसीजंस ऑफ नेशनल एंड लोअर कोर्ट्स आ जाते हैं, ठीक है, और स्कॉलरली राइटिंग्स आ जाती हैं। ये सोर्सेज हैं इंटरनेशनल लॉ के, ठीक है। मतलब आप ट्रीटीज़ पे बिलीव करके, ट्रीटीज़ की वजह से इंटरनेशनल लॉ आया, इंटरनेशनल कस्टम्स की वजह से इंटरनेशनल लॉ के अंदर कंट्रीब्यूशन या डेवलपमेंट आई, जर्नली वाइडली रिकग्नाइज प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ की वजह से हम लोग इंटरनेशनल लॉ के अंदर मतलब कोडिंग करते हैं या इसका एक एस्पेक्ट है। डिसीजंस ऑफ नेशनल लोअर कोर्ट्स, मतलब जो कोर्ट्स में जज जो फैसला करते हैं उसके ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशंस को जस्टिफाई किया गया, और स्कॉलरली राइटिंग, मतलब जो स्कॉलर्स होते हैं जो रिसर्च कर रहे हैं वो जो अपनी एक इंटरप्रिटेशन देते हैं, उसको उसकी एक्सेप्टेंस जो हुई वो इंटरनेशनल लॉ के अंदर, दैट इज़ वाई हम यहाँ पे जो रिसर्च कर रहे होते हैं वो हमारी एक्सेप्टेबल होती है इंटरनेशनली भी और वो वहाँ पे भी चल रही होती है, ठीक है। अब हम लोग इसके फर्स्ट पॉइंट पे अगर आएँ तो जो ट्रीटीज़ हैं, लाइक हमने ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के बारे में पढ़ा था 1648, ट्रीटी ऑफ पेरिस है, ट्रीटी ऑफ वर्सेलीज़ है, जेनेवा कन्वेंशंस हैं, और इन सब को जब उन्होंने कंबाइन किया ना तो बेसिकली आपका क्या बना है, आपका इंटरनेशनल लॉ बना है, ठीक है। मतलब इन ट्रीटीज़ के अंदर क्या है,
एग्रीमेंट्स हैं कि जो स्टेट है वो किस तरह कम्युनिकेट कर सकती है, जो स्टेट है वो किस तरह डील कर सकती है, जो स्टेट है वो किस तरह ट्रेड कर सकती है, जो स्टेट है उसके उसके क्या रिलीजियस प्रेफरेंसेस हैं और वो दूसरों को कितनी आज़ादी देती है उस चीज़ में। तो ये सारा कुछ आ जाता है और आपका यूनाइटेड नेशंस और जो भी और इस तरह की कन्वेंशंस हैं वो इस चीज़ को सपोर्ट करती हैं। ठीक है, अब जब ट्रीटीज़ को हमने स्टार्ट किया तो ट्रीटीज़ एंड कन्वेंशन कहते हैं सबसे ज़्यादा परसुएसिव सोर्स है इंटरनेशनल लॉ का, और इसको कंसीडर किया जाता है हार्ड लॉ, मतलब इसको ही मोस्टली फॉलो किया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, इंटरनेशनल लॉ की कैटेगरी में ट्रीटीज़ कैन प्ले द रोल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं बिटवीन टू और मोर पार्टीज, मतलब स्टेट्स, एन एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी और अ डिफेंस पैक्ट, मतलब इट मे बी रिलेटेड टू योर मिलिट्री और डिफरेंट इंडिपेंडेंट ट्रीटीज़। ठीक है, जो भी और एग्रीमेंट्स हुए हैं, मतलब डिफेंस आपकी जो मिलिट्री है उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे जो इन ट्रीटीज़ के अंदर मेंशन होंगे, और वो आप आपने अपनी नेशन स्टेट्स के साथ जिनके साथ पॉलिटिकल आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनके साथ आपने शेयर किए होंगे कि हमारी मिलिट्री को ये बेनिफिट्स दिए जाएंगे, हमारी मिलिट्री जो है उसकी सिक्योरिटी का ख्याल रखा जाएगा, मतलब आप एकदम से विदाउट इन्फॉर्मिंग हमारे बॉर्डर्स पे आके अटैक नहीं कर सकते, मतलब इस तरह के रूल्स होते हैं। ठीक है, जिसके अंदर उन्होंने बात की कॉन्ट्रैक्ट्स हैं बिटवीन टू और मोर पार्टीज। ट्रीटीज़ कैन ऑल्सो बी लेजिस्लेशन टू रेगुलेट अ पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन और फॉर्म द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये लीगल रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात है, लेजिस्लेशन जहाँ पे आप सज़ा और जज़ा वाली बात कर लेते हैं, बेसिकली आपके कोर्ट्स इसमें आ जाते हैं। इस तरह के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, मतलब अगर कोई अमेरिकन सिटीज़न आ जाता है पाकिस्तान के अंदर तो इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक अगर वो यहाँ पर चोरी करेगा तो उसको वहाँ के हिसाब से सज़ा नहीं मिलेगी, उसको यहाँ के हिसाब से सज़ा मिलेगी। तो इस तरह के भी ट्रीटीज़ होते हैं। ठीक है, लेजिस्लेशन बेस्ड ट्रीटीज़ होते हैं पर्टिकुलर, और अगर वो यहाँ पे कोई बिज़नेस करता है और कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटी के अंदर पार्ट लेता है तो वो लायबल होगा यहाँ पर जो भी बेनिफिट है या यहाँ पर जो भी ड्रॉबैक है। तो इस तरह के ट्रीटीज़ भी साइन करवाए जाते हैं और वो इंटरनेशनल लॉ के अंडर आते हैं। वेदर और नॉट ऑल ट्रीटीज़ कैन बी रिगार्डेड एज सोर्स ऑफ लॉ, दे आर सोर्सेज ऑफ ऑब्लिगेशन फॉर द पार्टीज टू देम। अच्छा, अब ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं है कि जो तमाम ट्रीटीज़ हैं वो लॉ के अंडर ही आएँ, कुछ ट्रीटीज़ जो हैं वो ऑब्लिगेशंस भी हैं, लाइक आपको वो परफॉर्म करनी है। अगर यहाँ पर कोई ऐसा बंदा आया है वो रमज़ान में आ गया है, अब हमारे वो एक बहुत मतलब हाई लेवल पे उसको बिलीव करते हैं मुस्लिम्स के इसमें वायलेशंस ना हो, और इधर आकर आपका रोज़ मतलब सुबह का टाइम है और वो खुले आम यहाँ पर कुछ खा पी रहा है, तो वो गलत एक्ट कर रहा है और उसकी ऑब्लिगेशन है कि वो इस चीज़ को हमारी रिलीजियस इंटेग्रिटी को फॉलो करे और इस तरह के एक्ट्स में इन्वॉल्व ना हो। ओके क्लास, अब ये है कि टाइम ज़्यादा हो रहा है तो मैं ना नेक्स्ट वीडियो में इसको कंटिन्यू करती हूँ।